हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर जो दूसरी बॉडी है वो है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है उसमें मेजॉरिटी स्टेक होने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, लेकिन जो यहाँ पर इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड होगी तो इसमें यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टेक होगा वो यहाँ पर होगा प्राइवेट बैंक्स का। तो पहला डिफरेंस आपको ये पता चल गया कि NARCL जो है उसमें मेजॉरिटी स्टेक होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और IDRCL में यहाँ पर जो मेजॉरिटी स्टेक होगा वो यहाँ पर होगा प्राइवेट बैंक्स का। बजट स्पीच में 2021 का जो बजट था उसकी स्पीच में प्रपोज किया गया था कि एक स्ट्रक्चर लेकर आया जाएगा जिससे कोशिश की जाएगी जो भी स्ट्रेस्ड असेट्स है उसका रेजोल्यूशन हो सके, क्योंकि बैंक्स में बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग हो चुकी थी बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए थे। तो बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, जिसमें यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं जो कि मैंने आपको बता दी, NARCL और दूसरी यहाँ पर IDRCL। अब एक इसमें काम करेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का और दूसरी इसमें काम करेगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। अब ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी होंगी, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो असेट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो लोग कोशिश करेंगे कि इसको डिस्पोज कर दिया जाए, किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को दे दिया जाए या किसी और पोटेंशियल इन्वेस्टर को दे दिया जाए, और यहाँ पर जिस पोटेंशियल इन्वेस्टर को दिया जाएगा वो इसकी वैल्यू रियलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर NARCL IDRCL की बात की गई है। NARCL में यहाँ पर पब्लिक बैंक्स की मेजॉरिटी है और IDRCL में यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स की मेजॉरिटी है। आगे चलते हैं। NARCL विल एक्वायर एंड एग्रीगेट आइडेंटिफाइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पर जो NARCL का काम होगा वो क्या करेंगे, वो NPA को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके बाद IDRCL है वो यहाँ पर डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखेंगे कि यहाँ पर किस इन्वेस्टर को देना है ताकि यहाँ पर वैल्यू रियलाइजेशन हो सके। तो NARCL यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, और जो IDRCL है वो यहाँ पर डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करेगा। NARCL विल एक्वायर एंड एग्रीगेट द आइडेंटिफाइड NPA। तो बेसिकली वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि NARCL यहाँ पर NPA को आइडेंटिफाई करेगा, और जो IDRCL है वो यहाँ पर रिजोल्यूशन की कोशिश करेगा कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर लेकर आए जाए जिनको कि ये एसेट्स ट्रांसफर किए जा सके। दिस अरेंजमेंट विल बी ऑन अ प्रिंसिपल एजेंट बेसिस। अब ये जो NARCL और IDRCL का अरेंजमेंट ये प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पे, जिसमें यहाँ पर जो फाइनल रिजोल्यूशन होगा वो यहाँ पर NARCL के पास ही होगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर NARCL ही होने वाला है। तो दिस अरेंजमेंट विल बी ऑन अ प्रिंसिपल एजेंट बेसिस एंड फाइनल अप्रूवल्स एंड ओनरशिप फॉर द रिजोल्यूशन शैल लाई विद द NARCL एज द प्रिंसिपल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। नए जो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो होने वाले हैं डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन। अब हो सकता है जो इस बार का बजट हो उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है उसका सिर्फ एक ही वॉल्यूम हो, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है उसका मेन रोल होता है इकोनॉमिक सर्वे को लाना, तो CA प्लेज अ की रोल इन ब्रिंगिंग आउट द इकोनॉमिक सर्वे। बाकी हम आगे चलते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से ये पता चला है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर को एक्वायर किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉट इजरायली स्पाईवेयर पेगासस इन 2017 एज पार्ट ऑफ ए $2 बिलियन पैकेज फॉर वेपन्स इंक्लूडिंग अ मिसाइल सिस्टम। अब यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना रखी है जिसको कि यहाँ पर जस्टिस RV रविंद्रन हेड कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स आती है उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर है भी द 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस NV रमना हेड सेट दैट द स्टेट कांट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये बात बोली थी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अपने ही सिटीजन्स के ऊपर स्पाई नहीं कर सकती है। स्पाई कर सकती है लेकिन उसके लिए लॉज होने चाहिए, बिना लॉज के एप्लीकेशन के स्पाइंग नहीं हो सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी जिसको कि यहाँ पर हेड कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस RV रविंद्रन। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एक यहाँ पर M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2006 में। जो रूलिंग आई थी वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रमोशन में रिजर्वेशन में जो प्रमोशंस में रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उनको यहाँ पर डेटा लाकर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है
उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात की गई, जिसमें यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया था दैट द वैलिडिटी ऑफ लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, कि अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रमोशन में, तो वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होगा। बेसिकली हर कम्युनिटी के लिए यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा, क्या उस कम्युनिटी का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, तो वेदर द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज सपोर्टेड बाई क्वान्टिफिएबल डेटा। तो यहाँ पर स्टेट्स को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कम्युनिटी है ये अंडर रिप्रेजेंटेड है, और उसके लिए क्वान्टिफिएबल डेटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ यार्ड स्टिक सेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने। डिक्लाइनिंग टू डाइल्यूट कंडीशंस इट हैड स्टिपुलेटेड अर्लियर फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी हमने यार्ड स्टिक के लिए कंडीशंस यहाँ पर की थी उसको हम डाइल्यूट नहीं करने वाले हैं। द बेंच ऑफ जस्टिसेस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको यार्ड स्टिक के चलते ये पता करना पड़ेगा कि कम्युनिटी के यहाँ पर कितनी ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है, उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पर रिजर्वेशन दे सकते हो। तो रीइटरेटिंग द पोजीशन, द बेंच सेड laying down of criteria for determining the inadequacy of representation would result in curtailing the discretion given to the state governments। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपको यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी का कितना इनएडिक्वेट रिजर्वेशन है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन था रिजर्वेशन देने का, वो यहाँ पर कर्टेल हो जाता है। तो बेसिकली यही बात इसमें बताई गई है। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक प्रोफाइलिंग की बात की गई है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। इसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये होती है एक न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंटेरोगेशन। तो बेसिकली इंटेरोगेशन का एक मेथड होता है जिसमें जो सस्पेक्ट है उसको देखा जाता है क्या वो क्राइम में पार्टिसिपेट उसने किया था, तो उसको स्टडी किया जाता है, उसके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। उसको यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप या साउंड क्लिप्स दिखाई जाती हैं, फिर ये देखा जाता है कि उसके ब्रेन में कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। उसके बेसिस में यहाँ पर पता लगाया जाता है क्या यहाँ पर सस्पेक्ट इन्वॉल्व था क्राइम में या नहीं था। तो इसको बोलते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग या फिर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। मिस इन्फॉर्मेशन ड्रग्स रियल वर्चुअल बैलेंस की चैलेंजेस फॉर यूथ। तो यूथ के लिए यहाँ पर 3 चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किए हैं। वो है मिस इन्फॉर्मेशन, ड्रग अब्यूज़, और यहाँ पर यूथ को समझ नहीं आता कि कितने टाइम उनको वर्चुअल वर्ल्ड में देना हो, कितना टाइम उनको रियल वर्ल्ड में देना है, तो वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। ही सेड दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी एक बून है, लेकिन ये बेन का काम भी करती है जब इससे मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर आपको 3 चैलेंजेस पता होने चाहिए यूथ के लिए। फिलिपीन साइंस डील टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया फॉर $375 मिलियन। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया को तो पुश मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर डिफेंस को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इन अ मेजर फिलिप टू इंडियाज होप ऑफ बिकमिंग अ एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, द फिलीपींस हैज साइंड अ डील टू बाय 3 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि यहाँ पर डेवलप करेंगे DRDO, और रशिया का एक NPO है मशीनो स्त्रोयनिया। तो बेसिकली दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरी बनाएंगे, जो कि यहाँ पर दी जाएगी फिलीपींस को। जो डील है वो $375 मिलियन की, और इंडिया का पहला सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इसके अलावा हो सकता है बाकी साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है वो भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल रहे, जिसमें यहाँ पर वियतनाम और थाईलैंड हो सकता है। आगे चलते हैं। जो काटसा है वो US का एक एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट अगर रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया से लेगा तो US उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो काटसा इज द US लॉ दैट and authorizes the US administration to impose sanctions on countries that purchase major defense hardware from Russia। इसके अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी कोई लेगा तो यहाँ पर जो USA है वो sanctions लगा सकता है। अब इंडिया ने S-400 लिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर USA ने अभी तक sanctions नहीं लगाए हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बेसिकली हम इससे पहले मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो IPC का जो सेक्शन 375 है उसमें एक्सेप्शन है एक, तो एक्सेप्शन 2 है वो ये बात करता है कि मैन को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स भी होता है उसकी वाइफ के साथ, तो यहाँ पर मैन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से मैन को इम्यूनिटी दी गई है अंडर सेक्शन 376 ऑफ IPC। अब 2017 में सेंटर ने इसको लेकर एक एफिडेविट सबमिट किया। तो सेंटर का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करेंगे तो उसकी वजह से जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, और ये एक टूल हो सकता है यहाँ पर हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था 2017 में, लेकिन हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टैंड चेंज करे, क्योंकि सेंटर का ये कहना है कि ये फ्रेश और कंस्ट्रक्टिव स्टैंड मैटर के ऊपर अपना देंगे कोर्ट को। तो इस बार क्या सेंटर सबमिट करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि 2017 में यहाँ पर सेंटर के स्टैंड हमने डिस्कस कर लिया कि सेंटर का ये कहना है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो सकता है। जाट्स एंड द BJP इन UP।
यहाँ पर 1891 सेंसस ने कितने कम्युनिटीज़ ऑफ जाट्स रिकॉर्ड किए थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जाट्स हैं वो यहाँ पर प्रीडोमिनेटली फार्मिंग कम्युनिटी है और मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान में। जो जाट्स हैं वो यहाँ पर ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड होना चाहते हैं, सेंट्रल लिस्ट की। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब ये है कि स्टेट लिस्ट में, इन स्टेट्स की स्टेट लिस्ट में ये ऑलरेडी ओबीसी की तरह कैटेगराइज्ड हैं। राजस्थान में यहाँ पर धौलपुर और भरतपुर के अलावा जो जाट्स हैं वो यहाँ पर ओबीसी में हैं। तो जाट्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्ट दोज इन धौलपुर एंड भरतपुर और ऑल्सो ओबीसी इन द सेंट्रल लिस्ट। तो यहाँ पर जो जाट्स है वो इंक्लूड होना चाहते हैं सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी में। अगर हम स्टेट में देखें तो यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, दे आर ऑलरेडी कैटेगराइज्ड एज ओबीसी। आफ्टर द क्रिएशन, हरियाणा का यहाँ पर क्रिएशन हुआ 1966 में। बाकी जो जाट्स हैं वो 25% पॉपुलेशन है हरियाणा में और डोमिनेंट कास्ट है ये बेसिकली यहाँ पर जो जाट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो उसके अपने फैक्टर्स है कि क्यों ये लोग रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। मॉडर्नास HIV वैक्सीन, तो ये mRNA पे काम करती है। मैसेंजर RNA क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैसेंजर RNA बॉडी की सेल को ये बताता है कि कैसे आपको यहाँ पर प्रोटीन को ट्रिगर करना है और इम्यून रिस्पॉन्स को यहाँ पर ट्रिगर करना है, कि कैसे आपको यहाँ पर प्रोटीन बनाने हैं और यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना है। तो ये mRNA जो सेल्स है वो यहाँ पर बॉडी की सेल्स को बताते हैं। मैसेंजर RNA ये बॉडी की सेल को बताता है कि कैसे आपको यहाँ पर प्रोटीन बनाना है जो कि यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। मेकिंग कनेक्शंस, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो इंडिया ने अभी यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ सबमिट की। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ सबमिट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दिल्ली विच हैड प्रिविलेज्ड एक्सेस टू सोवियत सेंट्रल एशिया, तो सोवियत सेंट्रल एशिया के पास हमारी एक्सेस थी और हमारी इसलिए एक्सेस थी उनके लिए क्योंकि जो मॉस्को के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ उससे पहले मॉस्को के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो डिस्पाइट द मच सेलिब्रेटेड हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, तो यहाँ पर मॉस्को के साथ हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्टिव रिलेशनशिप उतनी दिखती नहीं है क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशियन जो रीजन है उसका ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन का है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो यहाँ पर चाइना का जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ वो यहाँ पर $40 बिलियन का है। तो इंडिया के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा है। अब यूएस जो है, यूएस सेंट्रल एशिया को अब ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं, लेकिन इंडिया का यहाँ पर जो रुख है वो सेंट्रल एशिया की तरफ वापस से बढ़ गया है। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप को हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। जो सेंट्रल एशिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली यहाँ पर ये सारे ही कंट्रीज़ पार्ट है, पाँचों ही सेंट्रल एशियन स्टेट्स पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया भी पार्ट है, चाइना और रशिया भी पार्ट है और पाकिस्तान भी पार्ट है। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो लीड करते हैं वो है बेसिकली रशिया और चाइना। एज इट लुक्ड टू द रिवाइटलाइजेशन ऑफ टाइज द समिट्स फोकस, अब यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ है, उसमें क्या क्या फोकस होने वाले हैं। तो फोकस यही होने वाले कि कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। लैंड रूट से कनेक्टिविटी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अपना लैंड यूज़ नहीं करने देता। दूसरी बात, अफगानिस्तान में यहाँ पर वापस से तालिबान आ गया, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर चाबहार पोर्ट का यूज़ किया जाएगा। तो टू साइड्स हैव नाउ सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप दैट विल इंटेंसिफाई द एफर्ट टू यूज ईरान्स चाबहार पोर्ट टू प्रमोट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। आगे हम चलते हैं द यंगेस्ट लर्नर्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बात करती है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि उसी टाइम बच्चे का यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें, रिसेंट का डेटा देखें, तो सिर्फ 13.6% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि बच्चे जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल हों। तो therefore the nearly 1.5 million Anganwadis of the integrated child development services across India must provide EECE for the millions of young children। तो यहाँ पर जो बच्चे लो इनकम हाउस होल्ड्स को बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पर 3 से 6 साल की बच्चों की नीड तो फुलफिल करता है, लेकिन जो चाइल्ड की लर्निंग है वो बाई बर्थ ही शुरू हो जाती है। तो जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद ही यहाँ पर लर्निंग शुरू हो जाती है। उस समय भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अब ECCE को आंगनवाड़ीज़ में रिस्टोर कराने के लिए क्या स्टेप होने चाहिए? तो यहाँ पर बेसिकली 6 स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहला तो ये कि एक्टिविटी बेस्ड ECCE फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर फ्रेमवर्क होना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड, और वो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जाना चाहिए कि ये एक्टिविटी फ्रेमवर्क होने वाला है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर रूटीन टास्क दे दिए जाते हैं, सर्वे करने का काम दे दिया जाता है। तो आप उनके ये सारे काम हटा दो, उनको ये सारे काम मत करने को दो, और यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस वो दे सके। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा काम कराओ, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, साथ ही उनका रेम्यूनरेशन भी बढ़ा दो।
फोर्थ, आईसीडीएस नीड्स अ चेंज इन पॉलिसी माइंडसेट बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल लेवल में पॉलिसी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और यहाँ पर ईसीसीई को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पांचवी बात, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको यहाँ पर पेरेंट्स के साथ एंगेज कराओ, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। लास्ट बात यहाँ पर यह है कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी बेस्ड प्ले मटेरियल होना चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें यहाँ पर बच्चों को। आगे हम चलते हैं, इन नॉर्थ ईस्ट वर्क टू बी डन। जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक कमिटमेंट ये भी दी गई थी कि यहाँ पर इक्वल और ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप राइट्स होंगे। अब इक्वल और ग्रुप डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि कोई ग्रुप अगर थोड़ा अलग है मेन स्ट्रीम से तो उसके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पर अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्री रिकॉग्नाइज्ड अर्ली ऑन दैट अ रियलिस्टिक वे कि अगर हमें यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है तो उनके राइट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अब ऑथर के अकॉर्डिंग इसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे कि हमने 6th शेड्यूल बनाया कि यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए अप्लाई होगा वहाँ पर 6th शेड्यूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं ट्राइबल्स को। अब उसकी वजह से ट्राइबल सिटीजन्स को यहाँ पर हमने डिस्टिंग्यूश कर दिया है फ्रॉम नॉन ट्राइबल डेनिजन्स। और इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पर कोई भी नॉन ट्राइबल वाला जाकर लैंड नहीं ले सकता है। लेकिन इसकी वजह से एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है इसका कि कुछ डोमिनेंट ट्राइबल एलीट्स हैं उन्होंने लैंड ग्रैबिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो कि लैंडलेस हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो लार्ज स्केल लैंडलेस देखने को मिल रहा है। वहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है इसके कि यहाँ पर कुछ डोमिनेंट ट्राइबल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग टेक्निक को यूज़ किया है। दूसरी बात, असम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इलीगल माइग्रेंट्स की। अब उनका ये कहना है कि इलीगल इमिग्रेशन की वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल सिटीजनरी है उसके राइट्स अंडरमाइन हो रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को लेकर इनसिक्योरिटी है और उसके बाद भी यहाँ पर देखा जा रहा है जो गवर्नमेंट से कुछ कर नहीं रही है उसके लेकर यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन को ट्रीट करने के लिए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो सिटीजन्स उनको ये लगता है कि सारे ही मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पर इलीगल आउटसाइडर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ही मुस्लिम्स वहाँ पर इलीगल आउटसाइडर्स नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ पर इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ असम ही है। दूसरी बात, अगर हमें डेमोक्रेटिक जस्टिस को प्रमोट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है जो स्टेट है वो अपनी पावर का अब्यूज़ ना करे, जैसे कि आफ्सपा से जो स्टेट है वो अपनी पावर का अब्यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। फ्रॉम द टॉप द इंडियन स्टेट, अब यहाँ पर दोनों को ही कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो स्टेट है उसको भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अगर हम टॉप से देखें तो इंडियन स्टेट को क्या करने की ज़रूरत है कि सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी प्रमोट करने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और यहाँ पर पावर शेयरिंग करने की ज़रूरत है। अब पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि आप ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाओ जिससे जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, जैसे कि विमेन, इफेक्टिव वॉइस और पार्टिसिपेटरी राइट्स होने चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस के लिए नहीं बल्कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यहाँ पर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर ऑथर ने ये बोली है जो स्टेट है वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है यूजिंग आफ्सपा। अब यहाँ पर किसी के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया जाता है। यूएपीए बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है और किसी के ऊपर भी फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पर यूएपीए लगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को ये करना बंद करना चाहिए और आफ्सपा को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी का भी ये कहना था, जो आफ्सपा है वो टूल बन चुका है सेंटर के हाथों में ऑपरेशन का और एलिनेशन का नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और आफ्सपा की वजह से यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है और एलिनेशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसलिए यहाँ पर आफ्सपा को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। अब जो श्रीलंका है उसका ये कहना है कि जो उनका एंटी टेरर लॉ है उसको वो यहाँ पर अमेंड करेंगे। अब जो श्रीलंका का एंटी टेरर लॉ है वो है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि 1979 में इन्होंने इनेक्ट किया था। इसमें जो पुलिस है उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है, पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और उसमें ट्रायल भी नहीं होगा। तो श्रीलंका विल अमेंड अ कंट्रोवर्शियल एंटी टेरर लॉ दैट गिव्स पुलिस स्वीपिंग पावर्स टू अरेस्ट सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल टू फुली अलाइन इट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर जो श्रीलंका है वो उसको अमेंड करेगा। बाकी यहाँ पर जो फ्रांस है वो रशिया से बात कर रहा है। अब यहाँ पर रशिया की डिमांड क्या है, रशिया की ये डिमांड है कि ईस्टर्न यूरोप के कोई भी जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर नेटो में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रशिया की मेन डिमांड है। मिलिट्री फोर्सेस कंटिन्यू टू सराउंड यूक्रेन एंड मास, तो यहाँ पर जो यूक्रेन के आसपास यहाँ पर जो रशिया की मिलिट्री है उसका लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये डर है कि कहीं रशियन फोर्सेस यूक्रेन में इन्वेड ना कर दें। तो इसी के चलते यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर रशिया से बात कर रहे हैं। यूके टू बैक पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन पैरिटी। अब यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये कहना था डब्ल्यूटीओ में कि जो वैक्सीन है उसके लिए यहाँ पर जो आईपीआर है उनको वेव ऑफ कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर वैक्सीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके और सारे कंट्रीज में वैक्सीन पहुंच सके। तो सेवरल इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट आर अमंग हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स टू अर्ज द यूके टू बैक अ टेम्पररी वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स। और यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए आप आईपीआर को वेव ऑफ करो तो यहाँ पर आप परमानेंटली नहीं कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ कर दो ताकि यहाँ पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सके लार्ज स्केल में।
चाइना जो है वो स्पेस सेंटर बिल्ड करेगा और सैटेलाइट्स यहाँ पर पाकिस्तान की लॉन्च करेगा, ऐसा यहाँ पर चाइना ने अपने पेपर में पब्लिश किया है। तो पाकिस्तान फिगर्स मेनी टाइम्स इन अ वाइट पेपर टाइटल चाइनाज स्पेस प्रोग्राम, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान बहुत बार पाकिस्तान की बात की गई है कि पाकिस्तान के लिए स्पेस कोऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा बेसिकली ये जो चाइना है वो ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ इक्वल पैरिटी में स्टैंड करे। तो चाइना ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड प्लान्स टू बूस्ट स्पेस कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ a स्पेस सेंटर एंड लॉन्चिंग ऑफ मोर सैटेलाइट फॉर इट्स ऑल वेदर अलाय। अब यहाँ पर बात की गई है इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन की, जो कि यहाँ पर चाइना और रशिया मिलकर बनाने वाले हैं। और इनका ये कहना है जो इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन है वो हम 2035 तक ऑपरेशनलाइज कर देंगे। इकोनॉमी पेज पे हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब इंडिया ने 5GI, इंडिया का एक इनिशिएटिव था जो कि इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का। ये बेसिकली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात की गई थी जो कि यहाँ पर जॉइंटली डेवलप करने वाले थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट मद्रास एंड हैदराबाद। तो 5GI एक इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, लेकिन अब 5GI और 5G को यहाँ पर मर्ज कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि उस अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे 5GI और 5G, तो यहाँ पर दो स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेंगे। तो टेलकॉज हैड इन देयर ऑब्जेक्शंस आल्सो सेड दैट अडॉप्टिंग अ सेपरेट 5G स्टैंडर्ड, कि अगर यहाँ पर इंडिया डिफरेंट 5G स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेगा जैसे कि 5GI, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि 5GI और 5G को यहाँ पर मर्ज कर देना चाहिए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।